जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी। चलिए चलते हैं हमारे आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। हमने मॉर्निंग में फ्रेंड्स, जो हमने मॉर्निंग की क्लास की थी उसमें हमने किया था हमारा चैप्टर 7 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने मॉर्निंग की क्लास देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके जो हमारा क्लास 9th का चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ वो उस क्लास को आप वहाँ से वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास को करने से पहले फ्रेंड्स, हम एक बार ये जो हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया है, अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं कि हमने जो चैप्टर 7 पढ़ा है उसमें बेसिकली हमने पढ़ा क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने जो हमारा जो चैप्टर 7 था उसमें हमने वायु के बारे में पढ़ा, उसमें उपस्थित विभिन्न गैसों के बारे में जाना था। फिर हमने श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था संवातन हमने पढ़ा था। संवातन के प्रकार पढ़े थे, संवातन के प्राकृतिक साधन पढ़े थे और साथ ही साथ हमने पढ़े थे क्या, संवातन के कृत्रिम साधन। वैसे बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे और भी, बट इम्पॉर्टेंस जो पूरे चैप्टर में है वो यही है, ये सारे ही हमने पढ़े थे। आई होप आपका जो है प्रीवियस क्लास एक बार रिवाइज हो गया होगा। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, वायु मुख्यता क्या है, यानी कि जो हमारी वायु है वो क्या है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है, एक तत्व है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी वायु है यानी कि जो हमारी हवा है वो क्या है, एक मिश्रण है, ना वो यौगिक है ना वो एक तत्व है। तो आंसर नंबर बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वायु में उपस्थित मुख्य गैसें कौन सी है, यानी कि वायु में तो बहुत सारी गैसें पाई जाती है, बट जो उसमें मेन गैसें हैं वो कौन सी है। ए है हमारा ऑक्सीजन एवं ओजोन, बी ऑर्गन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स, वायु में उपस्थित मुख्य गैसें कौन सी है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो आंसर नंबर सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वायु में नाइट्रोजन का आयतन कितने प्रतिशत होता है, यानी कि जो वायु में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है उसका आयतन, इट मीन्स वैल्यूम कितने प्रतिशत होता है, हमने पढ़ा था ना डिटेल में। तो 78.08%, 20.95%, 75.52% और 0.03%। तो फ्रेंड्स, वायु में जो नाइट्रोजन का आयतन है ना वो कितना होता है, 78.08%। और हाँ, इसी से कमेंट करके बताइए कि वायु में जो भार होता है यानी कि जो वेट होता है वो कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन का पाया जाता है, हमने ये भी पढ़ा था, आप कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पेड़ पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी कार्बनिक पदार्थ के जलने के फलस्वरूप वायुमंडल में किस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि जब किसी कार्बनिक पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसके जलने के फलस्वरूप वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। तो आंसर हमारा जो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, जब हम कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं ना उसके जलने के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। तो हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त के शुद्धिकरण में भाग लेती है, यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जो रक्त को शुद्ध करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन नंबर डी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फ्रेंड्स, जो रक्त को शुद्धिकरण में भाग लेती है यानी कि जो गैस हमारे रक्त को शुद्ध करने में हमारे सहयोग करती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम है, तो कहीं अगर कुछ छूट रहा हो तो प्लीज़ ना तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली प्रमुख हानिकारक गैस है कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, सी हीलियम,
डी हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जो प्रमुख गैस है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। इट मीन्स आंसर नंबर ए हमारा क्या है? इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। शरीर के ताप में वायु का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होता है? हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो वायु है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट उसका तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है, सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दी, ध्यान नहीं दिया। तो जो हमारा उसमें सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होता है? 30 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो वायु का विशेष महत्व होता है और उसका सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आंसर नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वायु शुद्ध किस कारण से होती है? यानी कि जब हमारी वायु अशुद्ध होती है वो किस कारण से होती है? ऑप्शन ए श्वसन क्रिया से, कारखानों के धुएं से, जैविक पदार्थों के विघटन से, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारी वायु जो है अशुद्ध किस कारण से होती है? तो वो श्वसन क्रिया के माध्यम से भी होती है, कारखानों के धुएं से भी होती है, जैविक पदार्थों के विघटन से भी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इट मीन्स ये जो सारे ही कारण हैं वो सारे ही हैं। तो वायु अशुद्ध होने के जो कारण है वो उपरोक्त सभी हैं। इट मीन्स श्वसन क्रिया द्वारा भी वायु अशुद्ध होती है, कारखानों के धुओं से भी होती है, जैविक पदार्थों के विघटन से भी वायु हमारी क्या होती है? अशुद्ध हो जाती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं अशुद्ध वायु को शुद्ध करने के लिए कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। भाई कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा वायु को शुद्ध किया जाता है? प्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी कृत्रिम साधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में कि वायु को शुद्ध करने के लिए हम दो तरह के साधन का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक साधन और कृत्रिम साधन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इट मीन्स ए और बी दोनों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11। संवातन की प्रक्रिया में मुख्यतः क्या होता है? जो हमारा वेंटिलेशन होता है उसका क्या प्रोसेस है? यानी कि वेंटिलेशन का काम क्या है? शुद्ध वायु का आवागमन, अशुद्ध वायु का निष्कासन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो संवातन की प्रक्रिया है उसका जो है मुख्यतः क्या उसका क्या प्रोसेस है? तो वो है शुद्ध वायु का, उससे क्या, अगर वेंटिलेशन होता है तो जो शुद्ध वायु क्या होती है? अंदर आती है और अशुद्ध वायु बाहर जाती है। तो हमारा आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों। तो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दरवाजे एवं खिड़कियां फर्श के निकट क्यों बनाए जाते हैं? यानी कि जो दरवाजे और खिड़कियां होते हैं वो फर्श के निकट क्यों बनाए जाते हैं? एक, गर्म वायु का आवागमन, दूषित वायु का आगमन, शुद्ध वायु का निष्कासन, शुद्ध वायु का आगमन। तो फ्रेंड्स जो दरवाजे एवं खिड़कियां फर्श के निकट बनाए जाते हैं उसका रीजन यही होता है कि शुद्ध वायु का आगमन, यानी कि जिससे कि प्योर एयर अंदर आ सके। तो आंसर नंबर डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संवातन का साधन है? दरवाजे, चिमनी, निर्वातक पंखे, या फिर रोशनदान। तो हमने पढ़े थे ना कि कृत्रिम इट मीन्स आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का साधन कौन सा है? निर्वातक पंखे, इट मीन्स आपका एग्जॉस्ट फैन। तो आंसर नंबर सी इज हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्लीनम पद्धति हमने पढ़ी थी ना। प्लीनम पद्धति का प्रयोग प्रायः किन पंखों में किया जाता है? प्लीनम पद्धति है क्या, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार मार्क करने के लिए भी बोला था। तो हमारा ऑप्शन ए है साधारण पंखे, निर्वातक पंखे, ऑप्शन सी एसी, और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीनम पद्धति का प्रयोग प्रायः जो है साधारण पंखे में किया जाता है। साधारण पंखे में कौन से आते हैं? हमारे टेबल फैन हो गए, हमारा वॉल फैन हो गया, जो हमारे घरों में लगे होते हैं, यही हमारे साधारण पंखे हैं। और इनमें क्या होता है? प्लीनम पद्धति का प्रयोग होता है। और इसी पद्धति के द्वारा जो है हमारी क्या होती है? हमारा फैन तेज चलता है। और भी एक दो इसके जो है फ़ायदे हैं, बताइए कमेंट करके, और किन किन फ़ायदों के बारे में हमने जाना था। क्वेश्चन नंबर 15 है। दीवारों में बने चिमनियों से कमरे की वायु क्या होती है? बाहर से अंदर आती है, अंदर से बाहर निकलती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है। फ्रेंड्स जो दीवारों में बनी चिमनियाँ होती है ना, इससे कमरे की वायु क्या होती है? अंदर से बाहर निकलती है। इसलिए दीवारों में क्या होता है? चिमनियाँ बनाई जाती हैं जिससे कि अंदर से बाहर
क्या हो जाए, वायु जो है निकले, यानी कि अंदर से बाहर वायु निकलती है। तो ये हमने पढ़े क्या, बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। फटाफट अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। वायु के संगठन में पाई जाने वाली 3 मुख्य गैसें कौन से, अब तो बताइए। नंबर 1 है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 3 गैसें हैं ये मुख्यतः पाई जाती है किसमें, वायु के संगठन में। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या संबंध है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तीव्रता तथा क्रियाशीलता को घटाती है तथा इसे जलने से रोकती है। कौन रोकती है, नाइट्रोजन गैस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वायु में उपस्थित कौन सी गैस जीवन का आधार है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को जीवन का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यही जो प्रोसेस, यही जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अमोनिया गैस किन स्थानों पर पाई जाती है। कूड़ा करकट वाले स्थानों पर एवं मल मूत्र त्याग वाले स्थानों पर अमोनिया गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वायु का जीवन में क्या महत्व है। शुद्ध वायु सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु के बिना पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व संभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रात के समय वृक्षों के नीचे सोना हानिकारक है, क्यों। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, रात के समय वृक्ष ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अतः वहां सोना हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वायु में मानव जनित अशुद्धियां उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं। किन्हीं 4 के नाम बताइए जो मानव जनित अशुद्धियां उत्पन्न करते हैं। तो उसमें है फ्रेंड्स हमारा एक श्वसन क्रिया, सड़ने की क्रिया, औद्योगिकरण और रोगाणु। तो ये जो सारे ही हमारे क्या हैं, ये सारे ही हमारी जो प्रक्रिया है ये वायु में मानव जनित अशुद्धियां उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा का वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब बारिश होती है तो उसका हमारी जो वायु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण वायु में नमी अथवा आर्द्रता बढ़ जाती है तथा वायु में धूल कण एवं अशुद्धियों में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 10, वायु के किस गुण के कारण वायु के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा वायु के विसरण के गुण के कारण वायु के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संवातन की सामान्य परिभाषा बताइए। संवातन की सामान्य परिभाषा के अनुसार किसी आवासीय स्थल से अशुद्ध वायु के निष्कासन तथा बाहर से शुद्ध वायु के आगमन की समुचित व्यवस्था ही क्या है, संवातन है, इट मीन्स वेंटिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार पारागामी संवातन को प्रभावी बनाया जा सकता है। दरवाजे एवं खिड़कियों को ठीक आमने सामने की दीवारों पर स्थित कर परागामी संवातन को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वातक पंखे किस पद्धति पर आधारित होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो निर्वातक पंखे निर्वात पद्धति पर आधारित होते हैं। इन पंखों के द्वारा कमरों की गर्म एवं अशुद्ध वायु को बाहर खींचा जाता है जिससे ठंडी एवं शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश कर सके। निर्वातक पंखों का प्रयोग अस्पतालों, सिनेमा घरों तथा बड़े हॉल इत्यादि में किया जाता है। तो ये हमने फ्रेंड्स किसके बारे में जाने, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाने। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे 9th क्लास के लर्नर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिति एवं इसके महत्व को बताइए। तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिति, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो स्वतंत्र रूप से आयतन 78.08% तथा भार की दृष्टि से 75.52% मात्रा में उपस्थित होती है। तो जो हमारी नाइट्रोजन गैस है फ्रेंड्स वो अकॉर्डिंग टू भार यानी कि अपने वेट के अनुसार 75.52% वायु में होती है और अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 78.08% होती है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का महत्व बताइए। तो नंबर 1 हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तीव्रता तथा क्रियाशीलता को कम करती है या ऑक्सीजन को जलने से रोकती है। नंबर 2, नाइट्रोजन की उपस्थिति ही वायु को सांस लेने के योग्य बनाती है। यदि नाइट्रोजन ना हो तो सांस लेते समय फेफड़े जल जाएं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, वायुमंडल की नाइट्रोजनीकरण से मिट्टी द्वारा पौधे में तथा पौधे से जंतुओं में पहुंचती है। तो ये हमने 3 पॉइंट जाने फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं लघु उत्तरी का। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है।
वायुमंडल में अल्प मात्रा में जलवाष्प भी विद्यमान रहती है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल के तापमान से जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। वायु का तापमान घटने पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायु भारी व नम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए वर्षा काल में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमने क्या जाना, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने जाना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। एक विषैली गैस होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष महत्व है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है, फिर भी इसका बहुत ही महत्व होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपको पता होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह वायु में 1/5 भाग में उपस्थित होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होती है। मानव जीवन में ऑक्सीजन की उपयोगिता निम्न प्रकार से होती है। देखते हैं, सभी जीव जंतु तथा पौधे इसे श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं। किसको, ऑक्सीजन को। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीजन एक अत्यंत सक्रिय गैस है जो अन्य गैसों के साथ शीघ्रता से क्रिया करती है। ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में 3 प्रमुख गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अल्प मात्रा में कई अन्य गैसें भी विद्यमान रहती हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। यह स्वयं जलने वाली सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सभी पदार्थों के साथ यौगिक बना लेने वाली अत्यधिक क्रियाशील गैस है। अमोनिया कूड़ा करकट वाले स्थानों पर सड़ने की क्रिया के कारण एवं मल मूत्र निष्कासन वाले स्थानों पर अमोनिया गैस पाई जाती है। जिसकी दुर्गंध से वायु क्या होता है, प्रदूषित होता है। इट मीन्स अमोनिया गैस हमारे लिए हानिकारक है। नंबर 3, हीलियम, यह स्वयं जलने वाली एक हल्की गैस है। नंबर 4, ओजोन, यह पहाड़ी क्षेत्रों एवं समुद्र तट पर अधिक मिलने वाली एक अत्यधिक क्रियाशील एवं हल्की गैस है। जीवाणु को शीघ्रता से नष्ट करती है। नंबर 5 है, सल्फर डाइऑक्साइड, यह कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली एक हानिकारक गैस है। इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये गैस भी क्या है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध वायु मानव के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है, यानी कि प्रवेश करती है तथा शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अशुद्ध वायु श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं एवं ऊतकों को जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए निरंतर वायु की आवश्यकता होती है। इस कारण शरीर में निरंतर ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यक होती है। श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचता है तथा फेफड़ों द्वारा रक्त में प्रविष्ट होकर रक्त परिभ्रमण के द्वारा कोशिकाओं एवं ऊतकों में प्रवेश करके उनका पोषण करती है। इस प्रकार शुद्ध वायु मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में अशुद्धियां उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक कौन से, किसी एक कारक का वर्णन कीजिए। तो वायु में अशुद्धियां उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, श्वसन क्रिया, पदार्थों का जलना, सड़ने की क्रिया, रोगाणु आदि। ये जितने ही सारे फ्रेंड्स हमने ये देखे ना, ये सारे ही क्या करते हैं, वायु में अशुद्धियां उत्पन्न करते हैं। श्वसन क्रिया के लिए वायु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिन कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है और वायु क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवहन एवं विसरण की प्रक्रिया प्राकृतिक संवाहक को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो संवहन प्रक्रिया में पदार्थों के कण गर्म होकर फैल जाते हैं, जिससे वह कण हल्का हो जाता है। यह कण हल्का होने के कारण ऊपर उड़ जाता है, जिसका स्थान ठंडा कण ले लेता है। संवहन इट मीन्स कन्वेक्शन की प्रक्रिया इस प्रकार निरंतर चलती रहती है जब तक समस्त कण गर्म होकर एक सामान्य तापमान प्राप्त नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विसरण का अर्थ होता है पदार्थ का अधिक मात्रा वाले स्थान से कम मात्रा वाले स्थान की ओर बहना। प्रायः विसरण इट मीन्स डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्रव एवं गैसीय द्रव में होती है, परंतु विसरण की मात्रा द्रव के हल्केपन पर निर्भर करती है। हल्के पदार्थों में विसरण की प्रक्रिया अधिक होती है। इस प्रकार संवहन एवं विसरण की प्रक्रिया प्राकृतिक संवहन को प्रभावित करती है। इस प्रकार संवहन एक
संवहन एवं विसरण की प्रक्रिया क्या है? प्राकृतिक संवहन को प्रभावित करती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। संवहन एवं विसरण की प्रक्रिया के बारे में हमने जाना और वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवातन के प्रयोग में किए जाने वाले वातानुकूलित यंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे ना थोड़ा सा जुकाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 क्वेश्चन बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना अच्छे से। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होता है चैप्टर 7 का। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन के जो भी आंसर्स आपको कराए गए वो समझ में आए हो। क्लास अगर अच्छी लगी हो ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा यही करते हैं कि पहले हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग ना जो है वीडियोस तो देख लेते हैं, बट ना कोई लाइक ना डिसलाइक ना कोई कमेंट कुछ नहीं देते, तो कुछ तो रिस्पॉन्स करिए ना फ्रेंड, इससे मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हूँ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, अपनी राय बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो भी बताइए है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ये ज़रूर करके बताइए, कमेंट करके, कि हमने आज मॉर्निंग की क्लास में क्या कुछ खास पढ़ा था, यानी कि आज की क्या है हिस्ट्री जिसके बारे में हमने मॉर्निंग की क्लास में जाना था, यानी कि आज के दिन को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए 5 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।